कल पेपर है HI05 का और आज फटी ना, क्योंकि मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। देखो साथियों, फर्स्ट चीज़ आप सपोर्ट नहीं करते हो, सेकंड चीज़ है जो मैं कहता हूँ वो आप मानते नहीं हो। अभी भी मैं आपको कह दे रहा हूँ, इस वीडियो को चाहे आपको बोरिंग लगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चाहे कितना भी बोरिंग वीडियो लगे, अंत तक जरूर देखना है, फिर वापस नेट की स्पीड में करके इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको वादा करता हूँ, आपको कोई भी यूट्यूब का एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा पेपर A to Z, पूरा का पूरा 100% पेपर इसी के अंदर से आने वाला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ट्रस्ट के लिए पिछले वीडियो जाके आप सारे के सारे देख सकते हो, और जो पुरानी ऑडियंस है वो मुझे कमेंट करके बता सकती है। मैं आपको बता देता हूँ, समकालीन भारत जो 1947 से लेकर 2000 ईस्वी तक का एक अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर पूरी का पूरा लेसन, पूरा का पूरा किताब ही समझा दूंगा तक इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कल के एग्जाम के अंदर टॉप करके आओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका है फर्स्ट लेसन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, समकालीन भारत जो आपके बुक का नाम है, ठीक है, 1947 से लेकर 2000 ईस्वी तक ये है क्या। सबसे पहले तो अगर आपको बुक को ही नहीं पहचानोगे तो फिर क्या करोगे। देखो आपका शरीर है, अगर आपको शरीर को ही नहीं पहचानोगे दूसरों से क्या ही उम्मीद करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुक का सारांश जान लेते हैं। समकालीन भारत 1947 से 2000 ईस्वी तक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है, जिसमें स्वतंत्रता, विभाजन और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सामना किया है। इस दौरान भारत ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बदलाव को अनुभव किया है। ठीक है, 1947 के स्वतंत्रता और विभाजन। साथियों, एजिटेड कल का पेपर है ना, तो इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा, मॉडल पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। मॉडल पेपर कैसे मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहो, चाहे बोरिंग लगे लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन। एक मिनट साथियों, तो साथियों शुरुआत में हमको पता चल गया था कि 1947 और 2000 बीच के अंदर जो भारत के अंदर घटनाएं घटी थी उनके बारे में जानना है। तो 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन क्या हुआ उसके बारे में जानना है। देखो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, आप सबको पता है। इसके साथ ही देश में विभाजन भी हो गया था। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए थे। ठीक है, विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुए और हिंसा हुई है। अटीला बटीन किया और बटी लटी नया हिंसा हुई है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज कहीं हुई थी राष्ट्र निर्माण। भारत ने क्या बनाया वो सब जानने वाले हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक नया संविधान बनाया जो कि आप सभी को पता है, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। दूसरा था सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों का पुनर्गठन किया, मतलब सभी राज्य आना अभियान एक साथ इकट्ठा किया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू करियो। भारत ने योजनाबद्ध तरीके से विकास की शुरुआत की, वही एक योजना बनाई और पछ विकास शुरू करियो। हेंगो पहला कृषि माते ध्यान दियो, पछ धंधो माते ध्यान दियो, उद्योगों माते। ठीक है, अब जानो 1947 में स्वतंत्रता और विभाजन क्या प्रकार हुआ। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, आप सभी को पता है, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। देश दो टुकड़ों में बंट भी गया, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, राष्ट्र निर्माण आप पढ़ लियो। मेरे बाद में पढ़ो सामाजिक और राजनीतिक विकास। भाई देखो सबसे पहले राजनीतिक विकास की और समाज विकास क्या हुआ। दलितों, महिलाओं और पिछड़ो वर्ग क्या SC ST वाला अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहा और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन भी, घना सारा आंदोलन भी किया। भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थाने ध्यान में तो शीत युद्ध के दौरान भारत ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ गया और नहीं सोवियत संघ की तरफ गया, उन्होंने अपना एक गुट अलग ही बना लिया था। ठीक है, 1970 के दशक में भारत ने परमाणु परीक्षण किया जो आप सभी को पता है, और 1998 में फिर से परीक्षण किया और भारत एक परमाणु शक्ति देश और राष्ट्र बन गया। ठीक है, ये तो था इनका सामाजिक और राजनीतिक विकास। अब नहीं समझना सामाजिक विकास की हो जैसे दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग जो मिनकानी भी और अधिकार और वास्ते संघर्ष करियो वो तो सामाजिक विकास। राजनीतिक क्यों होगो, राजनीति होगी परमाणु परीक्षण वालों और एक भारत अपनी राजनीति की ताकत दिखाई। ठीक है, आर्थिक विकास क्या हो 1991 में साथियों भारत उदारीकरण और वैश्वीकरण तरीकों अपना लियो। बिन वजह भारतीय आर्थिक सुधार होने ढूंढो। 2000 तक भारतीय उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, जिन्होंने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई। ठीक है, अब बात करते हैं चुनौतियां। चुनौतियां क्या थी 1947 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच में भारत को विकास के अंदर। ठीक है, भारत को गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरीबी और बेरोजगारी आज भी है और सामाजिक असमानता, छुआछूत जैसी बीमारियां आज भी है, उनका सामना करना पड़ा और आज भी कर रहे हैं। दूसरा था आतंकवाद का और क्षेत्रीय संघर्षों ने भी देश की स्थिरता को प्रभावित किया। आपस में राज्य भी घनी लड़िया और आजू बाजू वाला देश भी घनी लड़िया। थाने ध्यान में तो 1971 की लड़ाई में चीन अपने 2000 वर्ग किलोमीटर माते क्षेत्र माते अधिकार कर लियो। बिन वजह आज भी आपसे संबंध खराब है अपना और चीन रहा। ये संक्षेप में 1947 से 2000 तक के समकालीन भारत का संक्षिप्त विवरण है, ये आपकी पूरी किताब का वर्णन है। ठीक है, अब जानते हैं अध्याय 1 के बारे में। अध्याय 1 है स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत बहुत व्यापक और बहुआयामी है, जिसमें न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना शामिल है बल्कि यह आधुनिक न्याय संगत और धर्म राष्ट्र का निर्माण करना भी शामिल है। अब जानेंगे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत में शामिल क्या क्या। सबसे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है। सबसे पहले जहाँ शब्द आपको मिल जाए ना, राजनीतिक स्वतंत्रता या विरासत। विरासत मतलब भारत ने आजाद करने वास्ते कई कई चीजें शामिल है विभिन्न प्रकार में। पहले है राजनीतिक स्वतंत्रता। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता मिली। 1947 में भारत आजाद हुआ, लगभग 2 शताब्दी 200 साल तक गुलाम रही हो। दूसरा था लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। स्वतंत्रता आंदोलन ने एक धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक गणराज्य संरचना की नींव रखी जो आज भी भारत के संविधान और राजनीतिक मूल्यों का आधार है। लोकतंत्र और धर्म आधार माते। तीसरा और नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आंदोलन ने मौलिक अधिकारों जैसे मताधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। चौथा और सामाजिक न्याय। स्वतंत्रता आंदोलन ने सामाजिक न्याय और असमानता के लिए संघर्ष को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों को भी देखा जा सकता है। छठा और राष्ट्रीय एकता। स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय समाज को विभिन्न वर्गों के साथ लाने और राष्ट्रीय एकता को भावनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सब स्वतंत्रता विरासत में आ गया। ठीक है,
सातवां आर्थिक विकास। देखो भाई, जिनते भारत आजाद हुआ जिनते आर्थिक विकास तो भी एक बहुत बड़ो महत्व। स्वतंत्रता आंदोलन जो एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आर्थिक विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। अहिंसक प्रतिरोध। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा शक्तिशाली तरीकों का प्रदर्शन किया, जिससे दुनिया भर के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित किया गया। ठीक है, विरासत का प्रभाव क्या पड़ा वो भी जानते हैं। भारत स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत आज भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रही है। यह आंदोलन आज भी दुनिया भर में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को प्रेरित करता है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष से भावी पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और बेहतर दुनिया बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये इनका विरासत का प्रभाव रहा। अगर आपको निष्कर्ष पढ़ना है इस पूरे पाठ के अंदर हमने क्या पढ़ा, पूरा निचोड़ पढ़ना है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत एक बहुमुखी और प्रेरणादायी कहानी है, जो आज भी हमें सीखने को और समझने को बहुत कुछ मिलता है। ये न केवल एक ऐतिहासिक घटना है बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया भी है, जो आज भी भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक और न्याय संगत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन अंदर आप जान लियो राजनीतिक विरासत में कहीं कहीं राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक रूपों क्या पर देश से जो सर्व संपन्न मिलियो। दूसरा आपको अध्याय रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन और शरणार्थियों को पूर्णवास। मैं थाने पहले ही बता दूं, अगर ध्यान हूँ इन पाठ ने भी समझ लेना, अगर पाठ और नाम भी पढ़ लेना तो पूरा को पूरा थाने पाठ समझ में आ जाए। सबसे पहला कहीं रखियो है रियासतों का विलय, यानी 565 रियासत तो ही जिनते भारत आजाद हो मियाँ भारत में विलय क्या करे आप पढ़ा। दूसरा नंबर है राज्यों का पुनर्गठन, भाई राज्य जगह टूट का अलग अलग क्षेत्र में भारत में किकर भेड़ा करिया किकर पुनर्गठन करियो। और शरणार्थियों को पुनर्वास मतलब जगह पाकिस्तान आवड़िया शरणार्थी अभियान है क्या पुनर्वास करवाए, मेरे बारे में जानेंगे। तो तीन चीज है ना, तो आराम से पढ़ के जाना, और तीनों के तीनों कल एग्जाम के अंदर आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां थी, रियासतों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन और शरणार्थियों का पुनर्वास। ये तीनों ही चुनौतियां भारत के एकीकरण में अस्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले देखते हैं रियासतों का विलय। ब्रिटिश शासन के अंत के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ विभिन्न संधियां थी, समझ गए, मतलब ब्रिटिश भारत बिरो हिस्सा नहीं पूरी, लेकिन बिना हाथ संधियों और कुछ वादा करोड़ आचरण वाले साबु बिली। इन रियासतों को भारतीय पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्रता बनाने का विकल्प दिया गया। जबकि 565 रियासतों ने कह दिया भाई थे भारत में शामिल होना चाहो या पाकिस्तान होना चाहो, थाके माथे डिपेंड करे। हमने जोधपुर भी पाकिस्तान में जाबा वाला होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही और भारत में शामिल होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लगभग सभी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए मनाया गया। कुछ रियासतों को छोड़कर जैसे कि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, इन सबों ने मिला नामक भारत में चेप दिया। एक चीज और बता देता हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का लोह व्यक्ति किसे कहा जाता है, या लोह व्यक्ति किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, हैदराबाद और जूनागढ़ का विलय सैनिक कार्रवाई के माध्यम से किया गया। देखो भाई, हैदराबाद मानियो को नहीं कि मैं तो अलग राष्ट्र बनाऊंगा, जूनागढ़ भी कौन मानियो तो बट सैनिक कार्रवाई कर भारत में विलय कर लियो, यानी साम दाम दंड भेद सब उपयोग किया। जबकि कश्मीर का विलय जटिल प्रक्रिया थी, जो अभी जारी नहीं है, मोदी जी ने हमने पेड़ो कर दियो। और तीजो है राज्य का पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता को महसूस किया। देखो भाई, जगह राज्य ने पुनर्गठन करियो पे भाषाई आधार में ज्यादा हुआ। तो जो है 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करियो, जिसके परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में आज 28 राज्य है भारत के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी शरणार्थियों का पुनर्वास, यानी जो घरों निकली उड़ा हाँ पाकिस्तान इन्होंने भारत में क्या जगह दी बारे में जाना। भारत के विभाजन के बाद लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, उसमें बहुत सारी हिंसा हुई। अब मैं आपको अपन लिख बताऊं तब आपका टाइम चला जाएगा। दूसरा, शरणार्थियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती थी, खासकर पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश में आने वाले शरणार्थियों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। तीसरा, शरणार्थियों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता थी। जो शरणार्थी था जगह बारू भारत में आया कामकाज भी जरूरी हो, नहीं तो खाए कहीं भूखा मर जाए। चौथा, शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इन तीनों चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके भारत ने एकीकृत और मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब हमने इस पार्ट के अंदर क्या जाना, एक तो शरणार्थियों को पुनर्वास जाना, एक तो रियासतों का विलय जाना, और थर्ड चीज हमने क्या जानी, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये साथियों अब आपको भूलना नहीं है। अब अगर भूल के जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वीडियो के बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आए तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं तो अभी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फैला दो। कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 199 फीस पे करो। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ से मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जाओ, 199 रुपये मुझे पे करो एंड आपको ये 18 लेसन की ऐसी कैसी समरी वाला पीडीएफ मिलेगा, प्लस मॉडल पेपर मिलेगा, जिसके अंदर से 70% प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। कुल मिला के 100% पेपर मेरे द्वारा बताए गए सवालों से ही आएगा। विश्वास नहीं है तो पिछले सारे के सारे पेपर और वीडियो मिला सकते हो, और जो पुरानी ऑडियंस है उनको सब पता है A to Z, वो सब खरीद चुकी हैं। देखो, इन दोनों पीडीएफ को पढ़ने में लास्ट 2 घंटे लगने वाले, पूरी रात आपके पास पड़ी, आराम से पढ़ सकते हो। जिनको ये पेमेंट ज्यादा लग रहा है वो 3-4 दिन मिलकर ले सकते हो, फिर भी ज्यादा लग रहा है तो एक आपके लिए बेनिफिट कर देता हूँ। 199 कितना हुआ, 398 हो गया। ठीक है, अगर आप कल का पेपर HI05 एंड परसों का पेपर HD06 दोनों लेते हो तो आपके लिए 100 रुपये डिस्काउंट 298 ओनली करने, और दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। दोनों के 18 लेसन के संक्षेप में वर्णन मिल जाएगा एंड उसी के साथ आपको दोनों के पीडीएफ मिल जाएंगे। और प्लस आपके लिए बेनिफिट है कि मैं आपको पेड टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करवा दूंगा। इससे ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं दे सकता, जल्दी से खरीद लो। बीए फाइनल ईयर के एग्जाम एक बार होने वाले, बार बार नहीं होने वाले। अगर सप्लीमेंट्री आ गई तो 500 रुपये और दो उसको, और पूरा साल बर्बाद करो।
आपके हाथ में डिसीजन समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। और सबसे पहले बता देता हूँ कि शायद बारिश और लाइटिंग के कारण मैं आपको 18 अध्याय की संक्षेप के अंदर पूरा वर्णन नहीं भी दे पाऊँ या वीडियो नहीं भी दे पाऊँ, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना दे पाता हूँ, जितनी कोशिश कर पाता हूँ उतना कर रहा हूँ। तीसरा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, प्रमुख संशोधन। मैं थाने पहले गई अगर ते पाठ ध्यान हम तो थाने पूरा को पूरा लेसन समझ में आ जाए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं कहीं कहीं और प्रमुख संशोधन कणों कणा हुआ बिन चीज बारे में आपने पढ़ा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इसे दुनिया की सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संविधान में से एक बनाती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में लिखित संविधान, संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, संशोधन प्रक्रिया शामिल है। संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए हैं, जिनमें 42वां, 44वां, 43वां, 74वां, 86वां संशोधन प्रमुख है, ठीक है। यहाँ तो गणी हुआ, यहाँ तो दुनिया में घनी मिनक गणी में, लेकिन अपोर दादा बे तो किन्हीं को नहीं याद रहा क्या, लेकिन गांधी जी ने तो लोग याद रहा क्या नहीं, तो यहाँ तो घनी संशोधन है, लेकिन कोई मैं तो मतलब बड़ा कोना 42, 44, 43, 74 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद करना पड़ से। प्रमुख विशेषता कहीं है आपके संविधान की, एक तो लिखित और विस्तृत संविधान है, एक तो लिखित है और एक बहुत बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान लिखित दस्तावेज सरकार के विभिन्न अंगों, उनके कार्य और नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। दूसरा है संघीय ढांचा। भारतीय एक संघीय राज्य है जिसके केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। छोटा छोटा सरल सरल है यार, इन्हें सिर्फ याद करना है, आपने समझना है, याद भी करने की कोई आवश्यकता कौन। तीसरा संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बस। और मौलिक अधिकार, नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान ने नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं जो न्यायोचित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश देता है। 5वां है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान की व्याख्या करने के लिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संशोधन प्रक्रिया हम समझते हैं, ठीक है। भारत में प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं? 42वां संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। ये क्यों होता? इसको लघु संविधान भी कहा गया था। इसका मुख्य कारण क्या था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। फिर हुआ था 44वां जो 1978 के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना और आपातकाल की घोषणा के कड़े प्रावधान किए गए थे, ठीक है। फिर 73 और 74 संविधान जो 1992 के अंदर हुआ था, उसमें क्या हुआ था? पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 86वां संविधान 2002 के अंदर हुआ। इसके अंदर क्या हुआ? शिक्षा के अधिकार को मुख्य मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। पहले 5 थे, फिर 6 हुए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। साथ ये ध्यान रखने महत्वपूर्ण बात है कि भारत का जो संविधान है वो जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहता है। इसके संशोधन भारत की बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के रूप में किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनी क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं आता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से फलाना देखना हुआ, ये टिप के आ जाना, कम से कम 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अध्याय 4 की तरफ। अध्याय 4 है आपका कृषि सुधार, हरित क्रांति एवं भू दान आंदोलन। सबसे पहले मैंने आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि अगर आप पाठ को ध्यान से समझोगे तो पूरा का पूरा पाठ आप यहीं से समझ पाओगे और समझ भी जाओगे कि एग्जाम के किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कृषि सुधार, ठीक है। कृषि सुधार, हरित क्रांति और भूदान आंदोलन, ये तीनों ही भारत में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था। हरित क्रांति उच्च उपज देने वाले बीजों, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। सबको पहले थाने बता दूं, भू आंदोलन है विनोबा भावे ने स्टार्ट करियो तो बिनो एक ही उद्देश्य हो जगह गनियारी जमीन है बिन को ले पर जगह जमीन नहीं है बिन टेक दो, ठीक है। अब जानते हैं भू दान आंदोलन शुरुआत कब हुई? 1951 में विनोबा भावे ने की थी, तेलंगाना में करी थी। इन उद्देश्य कहीं धनी जमींदार उनसे भूमि दान में लेकर भूमिहीन किसानों को दे देना। महत्व क्या था? रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना गया। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना था। प्रभाव क्या पड़ा? जागरूकता पैदा की गई और भूमिहीन किसानों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित किया गया। अब जानते हैं हरित क्रांति क्या थी। 1960 और 1970 के दशक में, ठीक है, शुरू हुई थी हरित क्रांति। और उद्देश्य ना कहीं उच्च उपज देने वाले बीजों जैसे हैवी उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग के माध्यम से कृषि में वृद्धि। दूसरा था, इसके जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रभाव क्या था? खाद्यान्न उत्पादों में वृद्धि हो गई, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े? जैसे पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ गया। कृषि सुधार, इसके उद्देश्य क्या थे? कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना, उत्पादों को बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना। उपाय क्या था? उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि जलवायु नियोजन और कृषि विविधीकरण, मतलब घना दवाई लालान टेकने, ठीक है। कृषि सुधार अब बढ़ लियो। उदाहरण कहीं है जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ठीक है, इंडियन पूरा नहीं पढ़ते। कृषि विश्वविद्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया गया। ये तीनों प्रयास भले ही अलग अलग दृष्टिकोण से शुरू हुए, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही था, भारत में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाना और किसानों के जीवन में सुधार लाना, ठीक है। ये हो गया आपका 4 पार्ट। 4थे अध्याय के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? हरित क्रांति के बारे में पढ़ लिया, किसान भूमि सुधार के बारे में पढ़ लिया, भू आंदोलन के बारे में पढ़ लिया। अब अध्याय आपका 5 है किसान आंदोलन 1947 से लेकर 2000। साथियों, किसान आंदोलन के अंदर ये अभी जो कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर धरना हुआ था उसको मत ठोक देना। यहाँ पे 1947 से 2000 के बीच का बता रहा है, ठीक है। 1947 से 2000 तक भारत में कई महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से? तेबागा आंदोलन, तेलंगाना विद्रोह और नक्सलबारी विद्रोह। इन आंदोलनों ने भूमि पुनर्जीवित, बटाईदारों के अधिकारों और सामंती प्रथाओं का उन्मूलन की मांग की है। 1947 से 2000 तक भारत में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें से ये प्रमुख है, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला तेबागा आंदोलन जो 1946-47 में हुआ था भारत की आजादी के समय। यह आंदोलन बंगाल में हुआ था,
ममता बहन के नेतृत्व में, जहां बटाईदारों ने अपनी उपज को 2/3 हिस्सा खुद के लिए मांगा था, जबकि पारंपरिक रूप से उन्हें आधा हिस्सा मिलता था। दूसरा है तेलंगाना विद्रोह, जो 46 इकाओं तक चला था। ये विद्रोह हैदराबाद राज्य में हुआ था, जहाँ किसानों ने भूमि पर स्वामित्व और लगान में कमी की मांग की थी। तीसरा नक्सलवादी विद्रोह, जो 1966 में हुआ। ये विद्रोह पश्चिमी बंगाल में हुआ था, जहाँ किसानों ने भूमिहीनता और गरीबी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन किया 1947 में पहला वाला, ये भी थोड़ा ध्यान दे दो क्योंकि जिन टाइम गांधीबाजी होता। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारडोली सत्याग्रह हुए जो 1925 में हुआ था, जो किसान का महत्वपूर्ण आंदोलन था। इन आंदोलनों के पीछे कई कारण थे, जिनमें से ये कारण प्रमुख थे। एक तो भू राजस्व प्रणाली, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली ने किसानों पर भारी बोझ डाला, जिसके उन्हें उच्च लगान और करों का भुगतान करना पड़ता था, वो बाद में समाप्त कर दी गई। जमींदार प्रथा ने किसानों का शोषण और उत्पीड़न किया। किसानों ने जमींदार प्रथा, जमींदार अभी घना दुख दिया होता है, इन वजहों भी एक हो गया। गरीबी और ऋण, किसानों को गरीबी और ऋण के जाल में फंसाया गया था, जिससे उन्हें साहूकारों को जमींदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन कारणों ने आंदोलनों को एक नई दिशा दी। इन आंदोलनों का भारतीय राजनीतिक और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। भाई जट आंदोलन हुई, बट राजनीतिक और समाज पर प्रभाव पड़ना ही है। उन्होंने किसानों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इन आंदोलनों ने भूस्वामों की शक्ति को कमजोर किया, इनकसी संरचना में बदलाव लाने में मदद की। इसी के साथ आपको होता है 5वां अध्याय भी पूरा। 5वां अध्याय के अंदर हमने जाना किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, छठा पार्ट है आपका नियोजित अर्थव्यवस्था, वो पंचवर्षीय योजना है। फिर मैं आपको वही कहता हूँ, अगर आप ध्यान से पार्ट को पढ़ोगे तो पार्ट से ही आपको पूरा का पूरा सारांश समझ में आ जाएगा। नियोजित अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जिसमें सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है, जबकि पंचवर्षीय योजना एक विशिष्ट अवधि के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित योजनाएं हैं। भारत में 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं देश के आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। सबसे पहले मैं थाने बता दूं, नियोजित अर्थव्यवस्था कहीं है जखेर अंदर सरकार आर्थिक गतिविधियों मात्र नियंत्रित रखे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं कहीं 1951 2017 तक खाली मतलब हर 5 साल एक टारगेट फिक्स करना और बिन बारे में कार्य करना। जबकि मोदी सरकार 2017 में ऊंधी टेक पर दूसरी योजनाएं काट दी कि भाई हाथ तो हाथ काम करो और लंबो विजन लेन बोर्ड। ठीक है, अब जानते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण जैसे आर्थिक निर्णयों को निर्धारित करती है। दूसरा, इसका उद्देश्य संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करना, आर्थिक असमानता को कम करना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र से अस्तित्व में आए थे। पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जैसा कि नाम से पता चलता है 5 वर्षों की अवधि के लिए बनाई गई आर्थिक विकास की योजना है। दूसरा, ये योजनाएं भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। भारत में 1951 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना को लागू किया, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट फोकस था और प्रत्येक प्राथमिकताएं थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व क्या रहा? पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा था, योजनाओं ने कृषि, खेती, धंधा, शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने गरीबी, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय असमानता को कम करने के प्रयास किए। हालांकि योजनाओं की उनकी प्रभावशीलता कार्यान्वयन में चुनौतियों और क्षेत्रीय की असमानताओं को दूर करने में सीमित सफलता के लिए आलोचना भी की जाती है। मतलब पूरा एकदम सही नहीं कर पाया। और वर्तमान स्थिति कहीं है, जब पंचवर्षीय खत्म करी तो हमें कहीं तो करनी पड़ी से ना। 2017 में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट और 7 वर्षीय रणनीति पत्र और 3 वर्षीय कार्य योजनाओं को अपनाया। ठीक है, ये परिवर्तन आर्थिक नियोजन में अधिक लचीलापन और अनुकूलता लाने के उद्देश्य से किया गया था। इसी के साथ आपका अध्याय होता है 6 खत्म। अब अध्याय 7 से आगे भाग 2 के अंदर जानेंगे। अब पता नहीं साथियों भाग 2 कब आए, आई डोंट नो। 6 पार्ट तो मैंने आपको समझा दिए। 18 लेसन की समरी इसी प्रकार एंड मॉडल पेपर, जिनके अंदर से दोनों मॉडल पेपर बना के 100% आपका पेपर तैयार होगा। अगर वो चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 199 पे करो एंड दोनों का चाहिए HD06 और HD05 का तो 299 पे करो एंड सब कुछ पालो। ये फाइनल का एग्जाम एक बार होने वाला है, पैसों के अंदर कंजूसाई ना करें, फटाफट खरीद लो, पढ़ लो, एंजॉय करो, मजे करो। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय ऑल डियर गाइस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने 6 लेसन का वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद भाग 1 देख लेना, जिसके अंदर से हमने 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय के बीच में संक्षेप में जाना था। अब जानेंगे 7वें अध्याय से 18वें अध्याय तक। साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक आपने ये PDF नहीं खरीदा है तो जल्दी से जाके खरीद लो। पूरी डिटेल है जो टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। अभी शुरू करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 है औद्योगिक नीतियां, प्रगति और समस्या। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपके पार्ट के अध्याय से आपको पता चल जाता है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिनका पेपर कल है उनके लिए मैं ऐसी तैयार करवा दूंगा, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे और कल 100% पेपर करके आएंगे। 100% पेपर इन्हीं में से आने वाला है जो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। ठीक है, भारत में औद्योगिक नीतियां, प्रगति, समस्याओं पर एक संक्षिप्त में विवरण कुछ इस प्रकार है। जैसे कि औद्योगिक नीतियां मतलब जो धंधे करने की नीतियां होती है उसके बारे में जानिए, प्रगति कैसे हुई, समस्या कैसे हुई उसके बारे में जानना है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं औद्योगिक नीतियां। औद्योगिक नीतियां सरकार द्वारा उद्योगों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई नीतियां हैं। ये नीतियां उद्योगों को बढ़ावा देने, विकास को निर्देशित करने या सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। अब हम जानेंगे प्रगति। भारत में औद्योगिक नीतियों ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है, पहला है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। औद्योगिक नीतियां भारत में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही हैं, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। दूसरा है रोजगार सृजन। औद्योगिक नीतियां ने रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद की है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में। ठीक है, तीसरा है आर्थिक विकास। ठीक है, ये हम पढ़ रहे औद्योगिक
की नीतियां। औद्योगिक नीतियों ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चौथा है तकनीकी प्रगति। औद्योगिक नीतियों ने भारत में तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा दे रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में। अब जानते हैं समस्या क्या है, फिर पढ़ेंगे प्रगति। औद्योगिक नीतियों के बावजूद भारत में अभी भी बहुत सारी समस्याएं मौजूद है। पहला है विनिर्माण क्षेत्र में स्थिरता। विनिर्माण क्षेत्र में औद्योगिक नीति को प्रभावशीलता पर चिंताएं हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत स्थिर योगदान दे रही है। दूसरा है निवेश में असंतुलन। कुछ उद्योगों में पर्याप्त निवेश हो रहा है, जबकि बुनियादी और रणनीतिक उद्योगों में यह निवेश धीमा है। तीसरा है श्रम विभाजन। औद्योगिक नीतियों के कारण उद्योगों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के कारण श्रम का विस्थापन हुआ है। चौथा है औद्योगिक नीतियों के बावजूद भारत में अभी भी कुछ समस्याएं मौजूद है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। विनिर्माण क्षेत्र में स्थित और निवेश असंतुलन। अब जानेंगे श्रम विभाजन के बारे में। औद्योगिक नीतियों के कारण उद्योगों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के कारण श्रम का विस्थापन हुआ है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। चौथा है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी नीतियों में बदलाव से उद्योगों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है। तीसरा है श्रमिक अशांति। श्रमिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों से भी उद्योगों के संचालन में बाधा आ सकती है। अब जानते हैं आगे की राह क्या है। ठीक है, भारत को उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सतत विकास। औद्योगिक नीतियों का पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। फिर है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों को नवीनतम तकनीक को अपनाने और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। फिर है कौशल विकास। औद्योगिक नीतियों को कौशल विकास और मानव संसाधन विकास को भी बढ़ावा देना चाहिए। फिर है पारदर्शिता और जवाबदेही। औद्योगिक नीतियों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की आवश्यकता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। ठीक है, अब जानते हैं साथियों आपका इस पाठ का निष्कर्ष। औद्योगिक नीतियां किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि देश एक मजबूत और टिकाऊ औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर सके। अब जानते हैं आपके अध्याय 8 के बारे में। 7 के अंदर हमने क्या जाना, औद्योगिकरण की नीतियां, समस्या और प्रगति के बारे में। अध्याय 8 के अंदर पढ़ेंगे श्रमिक संघ तथा श्रमिक आंदोलन के बारे में। श्रमिकों द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो अपने सदस्यों के लिए काम करता है। नाम क्या है, ट्रेड यूनियन या श्रमिक संघ। मजदूरी और लाभों में सुधार करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। श्रमिक आंदोलन एक व्यापक शब्द है, श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के लिए सामूहिक प्रयासों को संदर्भित करता है। श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। श्रमिक संघ श्रमिकों मजदूरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। यह संघ सदस्यों के लिए बेहतर वेतन, काम के घंटे और सुरक्षा जैसे लाभों की मांग करता है। वे सामूहिक सौदेबाजी, विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई जैसे विभिन्न तरीकों का भी उपयोग करता है। भारत में श्रमिक संघों का एक लंबा इतिहास रहा है और उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों को स्थापित करके उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद की है। ठीक है, श्रमिक आंदोलन लेबर मूवमेंट। श्रमिक आंदोलन श्रमिकों के सामूहिक प्रयासों को संदर्भित करता है। एक साथ जो प्रयास करते हैं उनको संदर्भित करता है, जो अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं। ठीक है, इसमें श्रमिक संघों के अलावा श्रमिकों के राजनीतिक दल और अन्य संगठन भी शामिल होते हैं। श्रमिक आंदोलन वर्ग संघर्ष का एक उदाहरण माना जाता है, जिसमें श्रमिक पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। श्रमिक आंदोलन का लक्ष्य क्या है, श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर करना और सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों की स्थापना करना है। ठीक है साथियों, अब जानते हैं उदाहरण, जैसे कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1884 में स्थापित। ये भारत में पहला संगठित श्रमिक संघ था। पहला भारत के अंदर श्रमिक संगठन कौन था, बॉम्बे मिल हैंड्स। कौन सा, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1887 में। ठीक है, बीएम मद्रास श्रमिक संघ 1918 में स्थापित। ये भारत में संगठित श्रमिकों के विकास में महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, अब और जानते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा श्रमिक संघ है। अब इसका निष्कर्ष जाने तो श्रमिक संघ और श्रमिक आंदोलन श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणों के लिए महत्वपूर्ण है। वे न केवल श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन पर स्थापित करने में मदद करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करते हैं। अब जानते हैं साथियों, इसका एकदम मुख्य रूप से आपके 1947 से लेकर 2000 ईस्वी तक के बीच में श्रमिक संघ और कौन कौन से आंदोलन किए वो सब के बारे में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय श्रमिक संघों ने बेहतर काम करने की स्थिति, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया और 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके श्रमिक संघों को कानूनी मान्यता दी गई। 1960 और 70 के दशक में कई ट्रेड यूनियनों का गठन किया गया और श्रमिक आंदोलन और अधिक संगठित हो गया। 1980 और 90 के दशक में वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों के कारण श्रमिक आंदोलन में नए मुद्दे और चुनौतियां आई, लेकिन श्रमिक संघों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा। 1947 से 2000 तक श्रमिक संघ और आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रमिकों ने बेहतर काम करने की स्थिति, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, यह अधिनियम ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता दी, जिससे वे अपने सदस्यों को अधिकारों की रक्षा के लिए प्रबंधन के लिए बातचीत कर सके। INTUC का गठन 1947 भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कौन सा था, INTUC का गठन किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। अन्य श्रमिक दल कौन से हुए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, HMS हिंदू मजदूर सभा, BMS भारतीय मजदूर संघ और CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस जैसे महत्वपूर्ण श्रमिक संघ भी सक्रिय थे। वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार 1990 के दशक में वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों के कारण श्रमिक आंदोलन में नए मुद्दे और चुनौतियां आई, जैसे कि निजीकरण, उदारीकरण और श्रम कानून में बदलाव।
ठीक है। संघर्ष और विरोध, श्रमिक संघों ने इस परिवर्तन का विरोध किया और बेहतर काम करने की स्थिति, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी घटी? 1946 में डाक तार विभाग के कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल, 1946 में दक्षिण भारतीय रेल मजदूरों की हड़ताल महत्वपूर्ण घटनाएं थी। राजनीतिक दलों का प्रभाव, स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दलों का श्रमिक आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब अगर आप संक्षेप के अंदर सारांश सब जानेंगे तो 1947 से 2000 तक श्रमिक संघों और आंदोलनों ने भारतीय सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहा। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे आपके अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 8 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 8 के अंदर हमने आपके पढ़ा था श्रमिक संघ और श्रमिक आंदोलनों के बारे में। अब पढ़ेंगे अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 9 है बैंक का राष्ट्रीयकरण और पृथ्वी पक्ष की समाप्ति। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके अध्याय से आपको पता चल जाना चाहिए कि इस अध्याय के अंदर क्या आने वाला है और एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी पक्ष की समाप्ति क्यों उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 निजी बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया थी। इस कदम का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों को अधिक समान वितरण और ग्रामीण क्षेत्रों में और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे वे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक बन गए। यह निर्णय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसका उद्देश्य वित्तीय संसाधनों को अधिक समान रूप से वितरित करना था और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उचित सुविधा उपलब्ध करवाना था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने अपनी शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू कर दिया, जिससे हुआ क्या? कृषि, लघु उद्योग और प्राथमिक वाले क्षेत्रों में ऋण प्रदान होना शुरू हो गए, जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला और लाखों लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचने का मौका मिला। 1980 में सरकार ने 6 और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे 91% बैंकिंग व्यवसाय सरकार के नियंत्रण में आ गए। आज भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है और वे देश के बैंकिंग क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रीयकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? वित्तीय संसाधनों को अधिक समान वितरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को बढ़ाना और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। राष्ट्रीयकरण के लाभ कौन कौन से हुए? फायदे कौन कौन से हुए? ग्रामीण क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, कृषि, लघु उद्योग और अन्य प्राथमिक वाले क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता, आर्थिक विकास को बढ़ावा, वित्तीय समावेश में बढ़ावा। अब जानते हैं राष्ट्रीयकरण के नुकसान कौन कौन से। कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण से बैंकों की दक्षता में कमी आई है और कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण से बैंकों में भ्रष्टाचार और लाल फिताई बढ़ी है, मतलब रिश्वतखोरी बढ़ी है। निष्कर्ष, राष्ट्रीयकरण ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं, जिससे वित्तीय संसाधनों को अधिक समान वितरण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि दक्षता में कमी और भ्रष्टाचार। 1971 में, अब जानते हैं पृथ्वी पक्ष के बारे में। ठीक है, ये तो हमने राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ा जो 1969 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1971 में भारत सरकार ने 76वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पृथ्वी पक्ष को समाप्त कर दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी पक्ष की समाप्ति कब हुई? 1971 में भारत सरकार ने 24वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पृथ्वी पक्ष को समाप्त कर दिया। पृथ्वी पक्ष रियासतों के शासकों को दी जाने वाली एक विशेष भत्ता था, जो भारत में शामिल होने के समझौते का हिस्सा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समानता और राजस्व घाटे को कम करने की आवश्यकता के आधार पर पृथ्वी पक्ष की समाप्त करने का तर्क दिया। देश के अंदर आपातकाल की स्थिति थी, आर्थिक संकट था, तो इंदिरा गांधी ने पृथ्वी पक्ष की समाप्त कर दी। पृथ्वी पक्ष को समाप्त करने के मुख्य कारण कौन सा था? पहला था समानता। भाई इंदिरा गांधी जी का मानना था कि पृथ्वी पक्ष शासकों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जो संविधान में निहित समानता के अधिकार के विपरीत है। मतलब संविधान के अंदर जो समानता का अधिकार है उसके विपरीत था, इसलिए इन्होंने साइड में कर दिया। फिर है राजस्व घाटा। इतना बड़ा राजस्थान, इतना बड़ा भारत के अंदर घाटा हो रहा था पृथ्वी पर से, तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ था, इसे उन्होंने समाप्त कर दिया। तीसरा था लोकतंत्र। पृथ्वी पर सामंती विशेष अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। भाई इनका कहना था अगर लोकतंत्र में सब लोगों के द्वारा सरकार है तो इनको क्यों पैसा दे? भाई बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। फिर मानते हैं लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर सामंती विशेष अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था और इसे समाप्त करने से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलती है। 1971 में 26वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 291 और 362 के संविधान से हटा दिया गया, जिससे पृथ्वी पक्ष का भुगतान समाप्त हो गया और शासकों के सभी विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे एक दुआ याद आता है, मतलब दी मनवाब चुपके लावे चूर मोबिन मतलब राब न पावे राजा। मतलब जब मतलब था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पृथ्वी पक्ष की स्थापना की एंड जैसे ही मतलब खत्म हुआ इंदिरा गांधी जी ने उनको हटा दिया गया। वाह भाई। अध्याय 10 है मिश्रित अर्थव्यवस्था और उदारीकरण। ठीक है, जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और उदारीकरण क्या है, उसके बारे में पढ़ने वाले। मिश्रित अर्थव्यवस्था और उदारीकरण दोनों ही आर्थिक प्रणालियों से संबंधित अवधारणाएं हैं, मतलब पहियों से रिलेटेड काम करते हैं, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन उनका अर्थ और प्रभाव अलग अलग है, लेकिन उनके रूप रंग अलग अलग है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम से पता चलता है एक ऐसी प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप और निजी स्वामित्व दोनों का मिश्रण हो। ठीक है, सरकारों भी हिस्सा है एंड निजी कंपनियों भी हिस्सा है बेलियो। उदारीकरण दूसरी और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार द्वारा लगे प्रतिबंधों को कम किया जाता है, जिससे निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें सरकार का कोई हेलिया वेलिया नहीं रहता है, कम रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था परिभाषा एंड विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें सरकार कुछ उद्योगों को नियंत्रित करती है जबकि अन्य उद्योगों को निजी कंपनियों को सौंप देती है। विशेषताएं क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को सहअस्तित्व है, भाई सरकार भी बड़ी है और प्राइवेट धंधा भी बड़ा है। सरकारी हस्तक्षेप भी है, जिससे क्या है वो उड़े निकल हवा में। आर्थिक नियोजन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, अब हम जानेंगे उदाहरण इसके, जैसे कि भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, हिली बिली आवश्यकता है। लाभ क्या है? संतुलित विकास, कुशल संसाधन आवंटन, आर्थिक स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं जो हमने पहले भी पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक मिनट
हाँ, अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था और उदारीकरण के बीच का संबंध। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत ने 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया था, जिससे निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन सरकार ने अभी भी कुछ उद्योगों को नियंत्रित करना जारी रखा है, अपना हस्तक्षेप जारी रखा है, जिससे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी हुई है। उदारीकरण का उद्देश्य अक्सर मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना होता है, ताकि आर्थिक विकास बढ़ाया दिया जा सके। कुछ मामलों में उदारीकरण के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था अधिक बाजार आधारित हो सकती है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ क्षेत्रों को हस्तक्षेप करने में जारी रखी है। संक्षेप के अंदर अगर आप जानना चाहोगे तो संक्षेप के अंदर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप और निजी स्वामित्व दोनों होता है, जबकि उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एक सामान्य घटना है और इसका उद्देश्य अक्सर निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना होता है। अब हम जानेंगे आपके 11वें अध्याय के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं हमने 10th अध्याय के अंदर क्या पढ़ा। 10th अध्याय के अंदर हमने पढ़ा निजीकरण, उदारीकरण एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज पढ़ी हमने, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, भारतीय विदेश नीति 11वां पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। चौथा नंबर का क्वेश्चन जब चुका है। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता पहली कौन सी है? गुटनिरपेक्षता, किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट में शामिल न होना, अपनी स्वायत्ता बनाए रखना, अपना ठरका रखना, पंचशील, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के 5 सिद्धांत, आपसे समान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण से अस्तित्व। तीसरा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संयुक्त राज्य जैसे संगठन और सक्रिय भागीदारी, निशस्त्रीकरण और वैश्विक शांति के लिए प्रयास। चौथा था आर्थिक विकास, विकास के लिए कूटनीति, आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना। पांचवा था क्षेत्रीय सहयोग यानी पड़ोसियों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करना। छठा था सांस्कृतिक कूटनीति, मतलब अपने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक अपने आदान प्रदान करना। ठीक है, भारतीय विदेश नीति जैसे वसुधैव कुटुंबकम की क्या जाता है, नहीं अपनी दुनिया एक परिवार है। भारत सर्वसे बड़ा अच्छा लग रहा है भैया। अब जानते हैं इसकी प्रमुख अवधारणाएं। पहला था गुट निरपेक्षता, भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख शक्ति के गुट में शामिल न होने की नीति अपनाई, जिससे वो अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति बना सके। गुट निरपेक्षता जब शीत युद्ध हो रहा था किस किस के बीच, संयुक्त राष्ट्र संघ एंड अमेरिका के बीच में, तब भारत दोनों की तरफ नहीं मिला ताकि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना सके। दूसरा था पंचशील, 1956 में भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित पंचशील के 5 सिद्धांत अर्थात आपसी समान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व भारतीय विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और निशस्त्रीकरण के प्रयासों को समर्थन करता है। चौथा है आर्थिक विकास, भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग को आकर्षित करना शामिल है। क्षेत्रीय सहयोग, भारत अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखता है। और फिर है सांस्कृतिक कूटनीति, भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और अन्य देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का प्रयोग करता है। भारत की विदेश नीति का विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित हुआ है, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन, शीत युद्ध और वैश्विक राजनीति और आर्थिक परिवर्तन भी शामिल है। अब हमने जान लिया आपके अध्याय 11 के अंदर भारतीय विदेश नीति। अब हम जानेंगे भारतीय विदेश नीति 1947 से लेकर 2000 के मध्य क्या रही है। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको 15 अध्यायों का संक्षेप और मॉडल पेपर चाहिए, जो कल पेपर होने वाला है 100% उन्हीं में से क्वेश्चन आए, तो फाइनली 199 फीस रखी गई है। टेलीग्राम चैनल पर पूरी डिटेल दे रखी है। उसके अलावा अगर आपको HD 06 का भी चाहिए साथ में, तो आपके लिए 100 रुपये कम लग जाएंगे, आपको 290 लगेगा। फटाफट खरीदो, पूरी की पूरी जो डिटेल है वो मैंने टेलीग्राम पर दे रखी है। राम राम। ठीक है, 12वां है भारतीय विदेश नीति 1947 से 2000 तक। 1947 से 2000 तक भारतीय विदेश नीति विकास 3 प्रमुख चरणों में देखा जा सकता है। पहला गुट निरपेक्ष, जो यथार्थवाद होती है, स्वायत्ता। गुट निरपेक्ष 1947 से 1962 चीन की लड़ाई तक। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका नेतृत्व पंडित चाचा नेहरू कर रहे थे। इस नीति का उद्देश्य था किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होना। समझ रहे। दूसरा था यथार्थवाद 1962 से 91 के बीच। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद तो शामिल हुआ। इस चरण में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को प्राथमिकता दी और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपना संबंध मजबूत किया। तीन क्या था? रणनीतिक स्वायत्ता 1991 से 2000। 1991 में सोवियत संघ विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में रणनीति स्वायत्ता की नीति अपनाई। इस चरण में भारत ने आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न देशों के साथ बहुत शानदार खतरनाक वाले संबंध बनाए। इस अवधि के दौरान भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निश्चित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। मुख्य बात क्या है? गुट निरपेक्षता, किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन बचना और स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना। यथार्थवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को प्राथमिकता देना। रणनीति स्वायत्ता, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका। अब हमने साथियों आपके 12वें अध्याय के अंदर पढ़ लिया भारतीय विदेश नीति। अब हम 13वें और 14वें अध्याय के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये भाग 3 के अंदर हम पूरा का पूरा आपका कंप्लीट कर लेंगे। तो भाग 3 के लिए कमेंट करो पार्ट 3 एंड इस पूरे के पूरे 15 अध्यायों की 18 अध्यायों के संक्षेप के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल माय। जिनका भी पेपर HI 05 का है
उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए सिलेबस से आएगा। विश्वास नहीं है तो पिछले वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी हमने 2 भाग अपलोड कर रखे हैं। आपके 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक हमने संक्षेप के अंदर पूरा डिटेल बता चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय के बदिए ऐसा सारांश बताएंगे ताकि आपके एग्जाम के अंदर एक भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसे आप सॉल्व कर पाओगे। साथियों, वादा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको बोरिंग लगे तो इसे एक जगह बैठ के शांति से इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। बोरिंग लगेगा लेकिन लास्ट में ऐसा समझा दूंगा ना, वैसा आपने किसी ने नहीं समझा होगा। यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद 2 वीडियो वो देख लेना। 3 वीडियो देखने के बाद आपका HI05 का जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है ना, जो भी पेपर आने वाला है 100 में से 100 नंबर इन्हीं के अंदर से आने वाला है। तो 13वां अध्याय का नाम है आपका वैश्वीकरण तथा भारत पर इसका प्रभाव। साथियों, मैं हमेशा से आपको यही कहता हूँ कि अगर आप अध्याय को ध्यान से पढ़ लेते हो ना तो वहीं से आधा पेपर आपका सोल्व हो जाता है, आधा पूरा का पूरा पार्ट ही सोल्व हो जाता है। सबसे पहले क्या लगा वैश्वीकरण, तो ठीक है, वैश्वीकरण के बारे में समझना है। फिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये चीज समझनी है। ठीक है, वैश्वीकरण का भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। हो गया ना, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सोचते हैं वैश्वीकरण क्या है, उससे पहले समझते हैं। सकारात्मक प्रभावों में आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुआ और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। और नकारात्मक प्रभावों में असमानता, पर्यावरण प्रदूषण हुआ और सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण शामिल है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से। देखो, सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहले आर्थिक विकास। वैश्वीकरण से विदेशी में निवेश में वृद्धि हुई, मतलब वैश्वीकरण से जो विदेशी लोग थे उन्होंने भारत के अंदर निवेश किया, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आई। दूसरा था रोजगार के अवसर। विदेश की कंपनियां भारत के अंदर व्यापार करने आई तो यहाँ पे लेबर की जरूरत पड़ी, जहाँ पे भारत के लोग मजदूर के रूप में गए तो वहाँ से रोजगार बढ़ा। तीसरा था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मतलब वैश्वीकरण ने जब भारत की उन्नत तकनीकों तक पहुंचाने में और नवाचार बढ़ाने में और विकास करने में अहम भूमिका निभाई। चौथा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। अपनी जो भारत की संस्कृति थी वो प्रदान की और जो दूसरी की देशों की थी वो हमने ग्रहण की, आदान प्रदान की। ठीक है, और फिर मानव अधिकार और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता। वैश्वीकरण ने मानव अधिकार और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाई। जब वैश्वीकरण हुआ तभी तो हमें पता चला मानव के मौलिक अधिकार भी हो सकते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, वरना वैश्वीकरण के बिना तो हमें इतना ज़्यादा बुद्धि नहीं आती। छठा है शासन में सुधार। वैश्वीकरण ने भारत को बेहतर शासन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है। विश्व स्तर पर भारत की भूमिका। वैश्वीकरण ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका का प्रभाव बढ़ाया है। ठीक है, और निर्यात में वृद्धि, मतलब वैश्वीकरण के कारण भारत में जो कच्चे कपड़े का हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ों का निर्यात हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। ठीक है, विदेश निवेश में वृद्धि, मतलब विदेशी निवेश में वृद्धि से भारतीय कंपनियों को विकास और विस्तार में मदद मिली। ठीक है, अब समझ रहे हो, एकदम कितनी आसान शब्दों में समझा रहा हूँ कि वैश्वीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। सकारात्मक क्या पड़ता, आर्थिक विकास हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े, प्रौद्योगिकी बढ़ी, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुई, मानव अधिकारों और लोकतंत्र के प्रति जागरूक हुए, शासन में सुधार हुआ, वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका रही, निर्यात में वृद्धि हुई, विदेश निवेश में वृद्धि हुई। अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी। नकारात्मक प्रभाव क्या है, एक तो असमानता। वैश्वीकरण से असमानता में वृद्धि हुई, खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में, क्योंकि वैश्वीकरण की कंपनियां शहरों में लगी तो इससे गांव के लोग और पिछड़े रह गए। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। वैश्वीकरण से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई, खासकर औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में। जब कोई धंधा खोलेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण होता से और है। तीसरा, सांस्कृतिक मूल्यों का शरण। वैश्वीकरण से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का शरण हुआ, खासकर युवा पीढ़ी में। ठीक है, कृषि क्षेत्र पर प्रभाव। वैश्वीकरण ने कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, खासकर छोटे किसानों पर। स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैश्वीकरण के आने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, खासकर अस्वास्थ्य भोजन और जीवनशैली के कारण। रोजगार की गुणवत्ता। वैश्वीकरण से उत्पन्न रोजगारों में से कुछ का कम वेतन और खराब काम करने की स्थिति होती है। ठीक है, ये सब कुछ था। राष्ट्रीय पहचान का शरण। वैश्वीकरण से राष्ट्रीय पहचान का शरण हो सकता है, खासकर युवा पीढ़ी में। ठीक है, अब मैंने शायद आपको वैश्वीकरण का अर्थ नहीं समझाया होगा, मैं आप समझा देता हूँ। वैश्वीकरण उससे कहते हैं विभिन्न देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विचारों का एकीकरण या आदान प्रदान। ठीक है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं 13वें अध्याय का। वैश्वीकरण का भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ा। सकारात्मक प्रभाव में आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। नकारात्मक प्रभावों में असमानता, पर्यावरण प्रदूषण और सांस्कृतिक मूल्यों का शरण शामिल है। भारत को वैश्वीकरण के लाभों को अधिकतम करने और नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। साथियों, एक इंसान है ना, एक दिन के अंदर एक लिमिट होती है शब्दों की बोलने की, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, फिर सब थोड़े अटकने लगते हैं। सो आराम से समझना, ध्यान से समझना। वीडियो बोरिंग लगे तो टेंशन मत लेना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है,
और फिर आपका 14वां अध्याय है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और प्रजातंत्र में उनकी भूमिका, यानी जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से और प्रजातंत्र में उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में कई राजनीतिक दल है जो प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दल है जो चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार बनाते हैं और नीतियों को आकार देते हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो मार्क्सवादी सिद्धांत को फॉलो करती है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, सबसे पहले चुनाव में भागीदारी। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवारों को जनता के सामने पेश करते हैं। सरकार का गठन, चुनाव जीतने के बाद दल सरकार बनाते हैं और देश का शासन चलाते हैं। नीतियों का निर्माण, राजनीतिक दल नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। जनता की आवाज़, राजनीतिक दल जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये हम क्या समझ रहे हैं, राजनीतिक दलों को प्रजातंत्र में क्या भूमिका है वो समझते हैं। मतलब चुनाव में भागीदारी निभाते हैं, सरकार का गठन करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। कौन? राजनीतिक दल जनता की आवाज़ बनते हैं और लोकतंत्र का ये समर्थन करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं सामाजिक और आर्थिक विकास भी करते हैं। ठीक है, ये हम क्या जान रहे हैं, ये हम जान रहे हैं राजनीतिक दलों की भूमिका प्रजातंत्र में। सामाजिक और आर्थिक विकास भी करते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और जनता के हितों की रक्षा करते हैं। समझ ठीक है ना। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसने देश की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख राष्ट्रीय दल है जो वर्तमान में केंद्र सरकार में सत्ता में। बहुजन समाज पार्टी, ये दल मुख्य रूप से दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम करता है। कम्युनिस्ट पार्टी, ये वामपंथी दल है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करता है। राजनीतिक दल भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार बनाते हैं और नीतियों को आकार देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका 15वां अध्याय। 14वें अध्याय के अंदर हमने क्या जाना था? 14वें अध्याय के अंदर हमने जाना था राजनीतिक दल और जनतांत्रिक के अंदर उनकी भूमिका के बारे में। ठीक है, अब 15वें अध्याय के अंदर हम आपके पढ़ने वाले विकासशील भारत के समक्ष चुनौतियां। भाई भारत विकासशील है, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे बड़े हो कंजूस आप, इसलिए वीडियो बनते हैं लेट। फटाक से लाइक करो, अब कम से कम अपने 10 से 15 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो VMU का कल एग्जाम पेपर देने वाले या जिनके एग्जाम आगे होने वाले HD06 के और के। ठीक है, विकासशील भारत के सामने कई चुनौतियां हैं जिनमें गरीबी जो आज भी है, बेरोजगारी जो आज भी है, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच की कमी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण समस्याएं और सामाजिक असमानताएं शामिल है। मुख्य चुनौतियां कौन सी है? गरीबी और असमानता है। भारत में गरीबी और असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, दूसरा है बेरोजगारी। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है। चौथा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सरकार के लिए प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने का मुश्किल बनाता है। पर्यावरण समस्या छठी, भारत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है। ठीक है, और सातवीं है सामाजिक असमानताएं। जाति, लिंग और धर्म के आधार पर असमानताएं भारत में एक प्रमुख चुनौती है। आतंकवाद और नक्सलवाद देश के कुछ हिस्सों में एक महत्वपूर्ण खतरा बने हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डालती है। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो भारत को विकसित बनने में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा है कृषि संकट। कृषि क्षेत्र में संकट और खाद्य सुरक्षा एक और चुनौती है। तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाना और इसका लाभ उठाना एक भी चुनौती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चुनौतियां हैं जो भारत को विकासशील बनाने के लिए तत्पर खड़ी है। विकासशील भारत के समक्ष इन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है? पहला है समावेशी विकास। साथियों, एक धोखा हो चुका है यार, मैंने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा है और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। अब देख मैं फटाफट समझा रहा हूँ। 16वां अध्याय वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ। ठीक है, इसके अंदर क्या जानेंगे हम? भारत के अंदर वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियाँ कौन से हैं। अंतरिक्ष की अन्वेषण हुआ और चिकित्सा के बारे में आगे बढ़ा भारत, और फिर संचार के माध्यम से ठीक है तरक्की हुई, फिर परिवहन और फिर ऊर्जा, फिर कृषि के बारे में, और फिर सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी थी, और फिर AI एल्गोरिथम आ गया था, उसके क्षेत्र में भी आगे बढ़ा, इस प्रकार भी विकास हुआ। फिर पर्यावरण विज्ञान के बारे में हुआ था। ठीक है, ये भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ थी। कौन सी? अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु चीज़ों का अंतरिक्षण किया था उसमें, और भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ, इसके बारे में हमने पूरा जान लिया। अब हम जानेंगे आपका 17वां अध्याय। इसके ऊपर नीचे हो गया, माफी चाहूँगा। 17वां अध्याय यातायात एवं संचार साधनों का विकास। यातायात और संचार साधनों का विकास कैसे हुआ?
वो जानते हैं। यातायात साधनों का विकास सड़क परिवहन के द्वारा हुआ, जो राज्य मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है। फिर रेलवे के क्षेत्र में हुआ, फिर जल मार्ग के क्षेत्र में हुआ, फिर वायु मार्ग के क्षेत्र में हुआ। और फिर संचार साधनों का विकास कैसे हुआ, टेलीफोन, इंटरनेट और उपग्रह के बारे में हुआ, रेडियो और टेलीविजन के बारे में हुआ। और अब जानते हैं यातायात और संचारों के माध्यम के लाभ, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास हुआ, आपदा प्रबंधन हुआ, रोजगार सर्जन हुआ, ठीक है। अब हम समझेंगे आपका 18वां अध्याय के बारे में। अगर आपको ये पूरा 15 पार्टों का संक्षेप चाहिए तो 199 फीस रखिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो ओनली फॉर 99 रुपये पे करने, फटाफट पढ़ लो, आधा घंटे के अंदर पूरा पढ़ लोगे। 100% पेपर हमारे द्वारा बताए गए सवालों में से आने वाला है। 18वां अध्याय, आजादी के बाद भारत में दलित, आदिवासी और महिलाओं की क्या स्थिति रही। दलितों की क्या स्थिति रही। भारत का संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और दलितों को समानता का अधिकार प्राप्त करता है। इनको आरक्षण दे दिया गया था। इनकी चुनौतियां क्या थी, इनके साथ भेदभाव किया जाता था और दलित को अक्सर निम्न स्तर की नौकरियां प्राप्त होती थी, ठीक है। सामाजिक न्याय इनके साथ सही नहीं होता था। आदिवासी क्या थे, आदिवासियों को अपने तो समानता का अधिकार दिया गया था और उनके पारंपरिक जो अधिकार थे उनकी रक्षा करने के लिए क्या गया था। चुनौती क्या थी, ये एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते थे, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ता था और उनकी संस्कृति को पहचान बनाने रखने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया। महिलाओं के लिए क्या किया, महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है और उनके खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाए। जब तो पुलिस वाले मिनको डूंगई तोड़ दे भाई रे, लोग कहीं मत के आ गई रिया भाई रे। चुनौतियाँ क्या है, हिंसा, उत्पीड़न, असमानता तभी भी महिलाओं के जीवन में हिस्सा है। महिलाओं को समान अवसर और संसाधन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, ठीक है। महिलाओं को सम्मान दिया गया है और पुरुषों को घंटा ही सम्मान दिया गया भाई। सॉरी लेडीज पर यार कुछ नहीं कह सकता। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। आज़ादी के बाद भारत में दलित, आदिवासी और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां मौजूद है। सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए समुदायों के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मेरे प्यारे 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 छात्र और छात्राएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय श्री राम, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।